दोस्तों नमस्कार। आज की सेशन मुद्दा है में आप सबका स्वागत। दोस्तों मुद्दा है सेशन मेरे लिए एक अवसर है जहां मैं आप सब से ऐसे मुद्दे पे बात करता हूं इसका सीधा सरोकार हमारे समाज से होता है। तो आज का सेशन बहुत चर्चित मुद्दा किसान सुधार बिल को लेकर है, क्योंकि आजकल किसान बिल का यह मुद्दा सड़क से संसद तक बहस का विषय बना हुआ है। आज भी राज्यसभा में काफी बहस हुआ, काफी हंगामा हुआ, राज्यसभा को एडजॉर्न करना पड़ा। कुछ इसे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे डेथ वारंट बता रहे हैं किसानों का। केंद्र सरकार जहां इसे ऐतिहासिक बताते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के रूप में देख रही है, तो वही विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन, कुछ किसान संगठन कह सकते हैं, इसे किसान विरोधी करार दे रहे हैं। हालांकि जब इन विधेयकों को अध्यादेश के रूप में लाया गया था तो आमतौर पर इसका स्वागत ही हुआ था, परंतु जब उसे कानून का जमा पहनाने की कोशिश हो रही है तो इसका विरोध हो रहा है। अभी तक यह रोना रोया जा रहा था कि इस देश के किसान को यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी उपज अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां बेच सके, लेकिन जब उसे अधिकार दिया जा रहा है तो विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, विरोध के स्वर तेज किए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें यह दो राय नहीं है कि इन विधेयकों से आड़तियों और बिचौलियों के लिए बड़ी समस्या होने जा रही है, जिनके कारण अन्नदाता को अन्न नहीं मिलता था और बिचौलिए मलाई खा रहे थे। मतलब कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। सच पूछिए तो जिन उद्देश्यों के लिए मंडियों की स्थापना हुई थी वह पूरा नहीं हो रहा है, और मंडियों में किसानों की जगह पर आड़तियों की चलती होती है। इस कारण किसान को अपनी उपज औने पौने दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ता है, और इन्हीं खामियों ने इन विधेयकों का जन्म दिया है। वैसे कृषि संबंधित तीनों बिल लोकसभा में पास हो गए, और बिल पास होने के विरोध में सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, और साथ ही साथ लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। जबकि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को विधेयक के बारे में जनता को गुमराह करने एवं जनता के बीच अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। तो आइए इस सेशन में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में मामला है क्या। क्या यह विधेयक किसान विरोधी है, या विरोध करने वाले अपने फायदे या फिर विरोधी धर्म निभाने के लिए विरोध कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं अपनी पूरी बात को तीन हिस्सों में रखना चाहूंगा। एक तो इन विधेयकों में क्या है, दूसरा इसके विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, और तीसरा कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण क्या है। तो मित्रों सबसे पहले देखते हैं कि ये तीनों बिल है क्या। तो दोस्तों ये बिल है, जो पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तीसरा है एक आवश्यक वस्तु विधेयक। दोस्तों इनमें 17 सितंबर को ही दो बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हो चुका है, जबकि एक आवश्यक वस्तु विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। दोस्तों अब एक एक करके इन तीनों विधेयकों के बारे में बात करते हैं, तीनों बिल के बारे में बात करते हैं। पहला लेते हैं कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। मित्रों वास्तव में इस बिल के माध्यम से सरकार एक राष्ट्र एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट की बात कर रही है। मतलब कि इस नीति से किसान कृषि उपज विपणन समितियां अपनी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसान और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी। मतलब कि
इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को बेच सकता है, जिससे अच्छे माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेगा। आपको बता दें कि यह सुविधा पहले नहीं थी, जिसके कारण किसान अपनी उपज को बाहर बेचने के लिए आजाद नहीं था। यह बिल राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से भी रोकती है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे बिल की, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीद कर उसका भंडारण कर लिया करते थे और उसका कालाबाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो है 2020 का, यह आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में ही इसकी स्टॉक किया जा सकता है। इसके अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों का लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादन हो रहा है और किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं तीसरे बिल की, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। इसके अनुसार फसल की बुआई से पहले ही किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमतों के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा होगी। सरकार की माने तो एक तो इससे किसान का जोखिम कम होगा और दूसरा, खरीदार के लिए उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच पाएगी। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ेगा। तो मित्रों, ये था तीनों बिल की अंदर की बातें। अब बात कर लेते हैं कि विरोधियों को कहां कहां समस्याएं दिख रही है जिससे इन विधेयकों का विरोध किया जा रहा है। पहली समस्या की बात करते हैं। हालांकि कई जानकारों के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि एपीएमसी मंडियों के साथ कई दिक्कतें हैं। परिणाम स्वरूप किसान इससे खुश कभी भी नहीं रहा है, लेकिन वे लोग सरकार की इस नई व्यवस्था से भी खुश नहीं दिख रहे हैं, उसको भी ठीक नहीं ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि यह अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगे, लेकिन यह नहीं बताता है कि जिन किसानों के पास मोल भाव करने की क्षमता ही नहीं है, वे इसका लाभ कैसे उठाएंगे। दूसरा कंसर्न का है, उनका मानना है कि सरकार एक राष्ट्र एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पाएगा। क्या किसानों के पास इतने साधन है कि वो दूर मंडियों में ले जाए, वहां बेच सके? क्या इस पर खर्च नहीं आएंगे? तीसरे कंसर्न की बात करते हैं। इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा 3 कार्य दिवस में मिल जाएगा, लेकिन उनका अंदेशा है, विरोध करने वाले का अंदेशा है कि किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। न तो 2-3 एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत होती है और न ही वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर पाएगा। यही कारण है कि किसान इसके विरोध में है। चौथा कंसर्न उनका कहना है कि जिस राज्य में एपीएमसी नहीं है, वहां से व्यापारी सस्ते दाम पर खाद्यान्न खरीदते हैं और वहां बेचते हैं जहां एपीएमसी मिलता है। उदाहरण के तौर पर बिहार में 2006 से ही एपीएमसी नहीं है,
और इसका कारण होता है कि ये व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर खाद्यान्न खरीदते हैं और उसी चीज को पंजाब और हरियाणा में एमएसपी, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एमएसपी पर बेच दिया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपीएमसी मंडियों का जाल बिछा हुआ है। इसको देखते हुए आलोचकों का कहना है कि सरकार इतना ही किसानों के हित में सोच रही है तो उससे एक और अध्यादेश लाना चाहिए जो किसानों को एमएसपी का कानून अधिकार दे सके, जो ये सुनिश्चित करे कि एमएसपी के नीचे किसी से खरीद नहीं होगी। इससे किसानों का हौसला बुलंद हो जाएगा। पांचवा कंसर्न का ये है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा और कॉर्पोरेट और बिचौलियों का फायदा होगा। वे आगे कहते हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस में वन नेशन वन मार्केट की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार इसके जरिए कृषि उपज विपणन समितियों के एकाधिकार को खत्म करने की बात कर रही है, उसे खत्म करना चाहती है। अगर इसे खत्म किया जाता है तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी और किसानों के उपज का सही कीमत नहीं मिलेगा। उनका मानना है कि इस पे कॉर्पोरेट जो कल्चर है वो हावी हो जाएगा। उनका डर ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा तो करती है, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाता है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती हैं और बाद में किसान के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया करती हैं। अगर सातवें कंसर्न की बात करें तो यह है कि किसान संगठनों का कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन बदलाव से कालाबाजारी और जमाखोरी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। आलोचकों का यह भी मानना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से बड़ी कंपनियों को लाभ मिलने जा रहा है। समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% लघु किसान है और किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। कंपनियां और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में उसे ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेच देंगे। तो मित्रों, ये था विरोधियों एवं आलोचकों का विरोध करने का कारण। परंतु हमने जो अभी तक विधेयक एवं विरोध की चर्चा की तो उसके हिसाब से कुछ सवाल उपज के बाहर आते हैं। तो अब अंत में मैं बात कर लेता हूं उन उपजे हुए प्रश्नों का, उन सवालों का और सरकार के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का। इससे साफ हो जाएगा कि विरोध करना वास्तव में किसानों के फायदे के लिए विरोध है या फिर विरोध करना इसलिए है कि विरोध करना है। पहला प्रश्न लेते हैं कि क्या सरकारी खरीद और एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी? ये बड़ा कंसर्न है विरोध करने वालों का। उनका शंका है कि ये खत्म हो जाएगी एमएसपी। दोस्तों, मैं बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का मतलब किसी फसल का वह दाम होता है जो सरकार बुआई के समय, बुआई के वक्त तय करती है। इससे किसानों को फसल की कीमत में अचानक गिरावट के प्रति सुरक्षा मिलता है। अगर बाजार में फसल के दाम कम होते हैं तो भी सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर किसानों से फसल खरीद देती है। यहाँ सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा। आज भी राज्यसभा में सब लोग सरकार की तरफ से यही वादा कर रहे थे। उनके अनुसार सरकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जा रही है, बल्कि उनका कहना है कि हम तो किसानों को एक और विकल्प दिए हैं। एक विकल्प जो पहले से है मंडियों का, हमने दूसरा विकल्प दिया है जहां वे अपनी फसल बेच सकते हैं अपने हिसाब से। मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी उनकी खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल उपज कर आता है, दूसरा सवाल निकल के आता है कि क्या इन तीनों बिलों से मंडियां खत्म हो जाएगी? तो सरकार का इस पर स्पष्टीकरण है, उनके मुताबिक बिल पास होने के बाद किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेंगी। राज्य के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मतलब एपीएमसी एक्ट है और यह विधेयक इसे बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है, यानी उससे इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, खासकर पंजाब की पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं।
क्योंकि पंजाब में पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मंडी व्यवस्था है और उनका मानना है कि इस विधेयक के पारित होने से उनका ये व्यवस्था चरमरा जाएगा। इसके साथ ही एक और प्रश्न आता है कि मंडियों के बाहर भी अगर किसान कंपनियों को उपज बेच सकेंगे उसमें नुकसान क्या है। तो बिल का विरोध कर रहे किसानों को डर है कि नए कानून के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी। विधेयक में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। क्योंकि बाहर बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ऐसे में किसानों का फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर बाहर दाम कम मिलता है तो किसान मंडी आकर अपनी फसल बेच सकते हैं जहां उन्हें एमएसपी मिलेगा। अगला कंसर्न हो सकता है जो इस सारी बातों से निकल के आता है कि क्या मंडियों से मिलने वाला टैक्स सरकार के विरोध का कारण है। वास्तव में यह कारण हो सकता है क्योंकि एमएसपी मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में खासा बेहतर है। यहाँ एमएसपी पर गेहूं और धान की ज्यादा खरीद होती है। पंजाब में मंडियों और खरीद केंद्रों की संख्या करीब करीब 1840 है। ऐसी मंडी व्यवस्था दूसरी जगह कहीं मिलती नहीं है। हालांकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पाद की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क या अन्य टैक्स लगते हैं। पंजाब में यह टैक्स करीब करीब 5.5 या 4.5% के आसपास है। आड़तियों और मंडियों के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। राजनीतिक दलों के विरोध की एक ये भी वजह हो सकती है कि उनके राजस्व के बारे में कुछ सोचा नहीं गया है। राज्यों के राजस्व के बारे में नहीं सोचा गया, यानी उनके राजस्व पर इसका असर बुरा पड़ेगा। तो मित्रों, ये रहा कृषि संबंधी विधेयक की बातें, उसे विरोध के कारण एवं उस पर स्पष्टीकरण। जहां तक मेरा विचार है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये विधेयक किसान हित में नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि इससे कृषि उत्पादन एवं कृषि जनित उद्योगों को बहुत लाभ होगा। पर यह भी सही है कि सरकार को एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट खेती संबंधी शंकाओं पर किसान संगठन एवं किसान को हुए परेशानियों के बारे में आश्वस्त करने की बहुत जरूरत है। उन्हें विश्वास देने की जरूरत है। उन्हें अपने विपक्षियों को विश्वास देने की जरूरत है कि एमएसपी वैसे ही रहेगा और मंडियों पर इस तरह के खतरा नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान परेशान नहीं होगा। इस तरह के आश्वासन जरूर देना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं आपके विचार करने के लिए, इस आशा के साथ कि आपका फीडबैक मुझे मिलेगा। और मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।